हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत टाइम से काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ चैप्टर नंबर 3 जल्दी से करवा दीजिए ताकि हम लोग हमारा बेसिक्स क्लियर कर सके और वो करंट वाला चैप्टर अगर हमें अच्छे से आ गया तो चैप्टर 7 भी हम लोग उसको यूज़ करके यानी उसके बेसिक्स को लेके अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चैनल पे ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स अपलोडेड है वन शॉट फॉर्म में, तो आप उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। हाँ, वो चैप्टर्स लास्ट ईयर के अपलोडेड है, पर आप उसमें से जो डिलीटेड पार्ट है उसको स्किप करके इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले हमें करंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता दूं कि हम लोग ये चैप्टर पूरा क्वेश्चन वाइज पढ़ने वाले हैं, यानी टॉपिक तो सारे कवर्स होंगे ही, पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता चलूंगा कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। यानी पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग हर एक थ्योरी को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले कि सबसे पहले करंट का बेसिक मतलब क्या होता है। कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। हम लोग वर्ड यूज करेंगे नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का मतलब होता है नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, सॉलिड सॉलिड कंडक्टर है। पहले केस में मैं इसके ऊपर बैटरी लगा के नहीं रख रहा, मान लो कि ये केबल का टुकड़ा है, मैंने कोई बैटरी नहीं लगाया। अभी सबको पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे। यानी मान लो कि मैं कोई क्रॉस सेक्शन बीच में इमेजिन कर लेता हूं, तो अगर किसी यूनिट टाइम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जा रहे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतने ही टाइम में पीछे भी जा रहे होंगे। यानी जब बैटरी नहीं लगाई तब की बात कर रहा हूं। तो नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस, नो नेट फ्लो यानी चार्जेस फ्लो तो हो रहे पर नेट फ्लो कोई एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो यहां करंट होगा जीरो, नेट फ्लो नहीं हो रहा। पर जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं बैटरी लगा दूंगा तो क्या होगा। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, बैटरी में सबको पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से कंडक्टर की ये वाली साइड पॉजिटिव बनेगी और नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव बनेगी। अच्छा, इससे होगा क्या कि कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पहले रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे यहां पे, उनको क्या कर लेगा, एक तरफ फोर्स लगा के जाने देगा, यानी धक्का लगाएगा। सबको पता, आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूं, क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूं, तो इसमें से जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यानी नेट फ्लो हो रहा है, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो करंट फ्लोज, करंट आपका फ्लो हो रहा है इधर। तो सिंपल हमें एक लॉजिक समझ में आ गया कि अगर करंट को फ्लो कराना है तो दो एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, बैटरी लगाने को बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल होता है V, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बैटरी लगाएंगे तभी करंट फ्लो होगा, बैटरी नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है पर वो रैंडम होने की वजह से हमें कोई भी नेट करंट नहीं मिलता। तो बस ये बेसिक चीज आपको समझनी थी। अभी नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए चैप्टर का थ्योरी का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन। 2 मार्क्स के अंदर बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो चलिए उसको समझते हैं। करंट का मतलब क्या है समझाइए। तो देखो, चैप्टर के अंदर कोई भी चैप्टर उठाओ, जब भी कोई नई क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो तो उसके बारे में 5 चीजें आपको बतानी होती है। सबसे पहला डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो स्केलर है कि वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन बतानी। ये 5 चीजें कंपलसरी बतानी होती है। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन, सॉरी पहले डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a given cross section, passing through a given cross section of a conductor in a unit time या फिर per unit time,
per unit time is called current. Is called current. The amount of charge passing through a given cross section of a conductor per unit time is called current. लिखेंगे consider the delta q charge passing through a cross section in delta t time, then average current. अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू जितना चार्ज पास हो रहा है तो एवरेज करंट आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. हमने बोला अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. ये एवरेज करंट हुआ. अच्छा, मान लो कि 5 सेकंड के लिए करंट फ्लो हुआ तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट बताना है, यानी इंस्टंटेनियस करंट. इंस्टंटेनियस करंट. तो इंस्टंटेनियस करंट होगा डी क्यू अपॉन डी टी. सबको पता है डेल्टा में एवरेज लगाना है, डी में क्या लगाना है आपको, इंस्टंटेनियस लगाना है. ठीक है. अच्छा, तो ये हो गया फॉर्मूला. अभी लिखेंगे इट्स एस आई यूनिट इज एम्पियर कैपिटल ए और कूलम्ब पर सेकंड. कूलम्ब पर सेकंड C अपॉन एस. कूलम पर सेकंड कहां से होगा, तो चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, कूलम पर सेकंड. अच्छा, उसके बाद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. तो देखो करंट एक आपने 11th में पढ़ा होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, करंट उसका पार्ट है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M0 L0 T0 A1. करंट का जो एम्पियर है वो वाला ही उसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है A1. ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब ये स्केलर क्यों है, आपको क्वेश्चन होगा कि डायरेक्शन तो उसकी होती है पर ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये कोसाइन का लॉ यानी जो वेक्टर एडिशन का लॉ है उसको फॉलो नहीं करती. यानी दो करंट ऐसे मिल रहे मान लो, तो मान लो कि 5 है ये 10, अभी दोनों के बीच का एंगल कितना भी हो, जो बाहर निकलेगा वो ऑलवेज दोनों का सम ही होगा. किरचॉफ लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, भले ये स्केलर है पर सर्किट के अंदर करंट जो है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट. देखो पहली बार ऐसा आपको लग रहा होगा कि स्केलर है फिर भी डायरेक्शन, पर वो सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन. ठीक है, तो वो याद रखना. डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट. अच्छा, ये खास बात है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. हियर direction of I is from positive terminal of a cell to negative terminal. देखो सर्किट के अंदर मैंने आपको पहले बोला कि अगर मान लो कि ये कंडक्टर है, अगर मैं सेल लगा देता हूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. सारे इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैक होंगे, पॉजिटिव की तरफ. पर जो सर्किट का करंट है वो है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इधर लिखना था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में जा रहे तो आपका करंट जा रहा होगा राइट में, यानी वो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट क्या है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सिंपल याद रखना है, बैटरी की पॉजिटिव से बैटरी की नेगेटिव. तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है. तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए अभी पढ़ेंगे चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ. 2 मार्क्स के अंदर ये भी थ्योरी आ सकती है. तो क्या करना है ध्यान से समझिए. देखो आपने ऑलरेडी शायद 9th 10th में पढ़ लिया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर. सिंपल सबको फॉर्मूला इक्वेशन पता होता है. पर तो मतलब यहाँ पे भी वही है, पर ओम्स लॉ के ऊपर से जो आगे चीजें पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी नई है आपके लिए. ठीक है. तो ओम्स लॉ कभी चेंज नहीं होता, आप उसको 10th में पढ़ो 12th में पढ़ो आगे पढ़ो, ओम्स लॉ ही रहेगा. ठीक है. तो क्या है लिखेंगे, इन इफ करंट इन अ कंडक्टर, if current in a conductor is I and potential difference
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two ends of a conductor is capital V, then according to Ohm's law अगर मान लो कि किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I है और उसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो ये होगा कांस्टेंट लगेगा इधर, तो ये जो कांस्टेंट है वो है आपका रेजिस्टेंस R, यानी मैं इसको लिख सकता हूं I इंटू कॉन्स्टेंट R। बस यही है आपका ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं हियर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कैपिटल R विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या फिर सर्किट, जो क्या है कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं V को I को अपॉन में ले आऊं तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से लिख सकते हैं हियर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कांस्टेंट, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है V अपॉन आई इज इक्वल टू R, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन आई इज इक्वल टू R, जो एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, यहां से क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ओम। यूनिट क्या है उसका, ओम है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट कम फ्लो होगा। आपको उसका उतना याद रखना है, ठीक है, करंट को वो रेजिस्ट करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस is M1 L2 T-3 A-2। देखो, इसको रट्टा मार के नहीं रखना, शायद याद रह जाए वो अलग बात है, पर आपको एक्चुअल मेथड याद रखनी है, कहाँ से डिराइव करना है, उसका भी एक वीडियो शायद चैनल पे होगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 1 2 3 2, लास्ट वाले दो माइनस, आप ऐसे याद रख सकते हो 1 2 3 2, लास्ट वाले दो माइनस फॉर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ का थ्योरी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए, चैप्टर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी। देखो, चैप्टर में आप देखोगे ना तो ओम्स लॉ करके बहुत 2-3 पेजेस में एक थ्योरी दी है, और उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से आंसर लिखने पड़ेंगे। तो देखो, रेजिस्टिविटी में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि लिखेंगे पहले कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन the type of conductor, type of material and its dimensions। कंडक्टर यानी किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो टाइप ऑफ मटेरियल और उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। लिखेंगे कंसीडर द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड its cross section is capital A, then अगर मान लो कि कंडक्टर की लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कैपिटल A है, तो R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये होगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो आंसर आएगा ρL/A। तो यहां से हमें एक नई क्वांटिटी के बारे में जानने को मिला, हियर रो इज द
रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी है आपकी रो। अच्छा, तो रो को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका यूनिट लिखूं, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम होगा, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ का होगा मीटर, एक मीटर कैंसल, ओम इंटू मीटर। क्या होगा? ओम इंटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो ओम का हमें ऑलरेडी पता है, उसमें बस एक लेंथ का डायमेंशन ऐड कर दो। तो वहां पे m1 l2 था, यहां पे आ जाएगा m1 l3 t माइनस थ्री ए माइनस टू। m1 l3 t माइनस थ्री ए माइनस टू। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का थ्योरी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी जैसा ही एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका, जिसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, शायद यूनिट वगैरह कुछ पूछ ले, जो है आपका एक्सप्लेन कंडक्टिविटी। एक्सप्लेन कंडक्टिविटी। देखो, रेजिस्टिविटी जैसा ही एक कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। देखो, सिंपल अगर वर्ड्स में आपको मैं समझाऊं तो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है किसी भी मटेरियल में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, यानी वो कितना करंट को मतलब रेजिस्ट करेगा, कितना फ्लो नहीं होने देगा, वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है कितना करंट को कंडक्ट होने देगा, फ्लो होने देगा, कंडक्टिविटी ज्यादा है, फ्लो नहीं होने देगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा है। यानी किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो अपने आप समझ आएगा कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी का साइन है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज ओम मीटर का उल्टा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन मीटर इनवर्स, या फिर इसको ओम इनवर्स को आप उल्टा ओम मोह भी बोल सकते हो। मोह, ओ एच एम का उल्टा करो, एम एच ओ। ओम इनवर्स बोलो, मोह बोलो, या फिर साइमन बोलो, सबका मतलब सेम है। पीछे आएगा मीटर इनवर्स, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका उल्टा करना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा इज, इसका उल्टा कर दो, m-1 l-3 t3 a2। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। शायद अभी 2 मार्क्स में तो चांसेस बहुत कम है कितना इजी क्वेश्चन आ जाए, पर फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये भी ओम्स लॉ के ऊपर से आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है आपका V इज इक्वल टू आई आर। सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, आई आर की जगह मैं लिख सकता हूं रो एल अपॉन ए। आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? रो एल अपॉन ए। तो यहां पे जो आई अपॉन ए का जो रेशियो बन रहा है, ये है आपका करंट डेंसिटी, जे रो एल। यानी यहां पे J है आपका करंट डेंसिटी, तो इसका मतलब हुआ हियर J इज अ करंट डेंसिटी। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो लिखेंगे करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज द करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई का अगर मैं जे का अलग से फॉर्मूला लिखूं तो वो बनेगा आई अपॉन ए। क्या बनेगा? आई अपॉन ए। अच्छा, इसका यूनिट क्या बनेगा? एस आई यूनिट ऑलवेज लिखना है ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का होगा एम्पियर, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इज
क्या होगा, तो नीचे L2 है, मास तो है नहीं, मीटर स्क्वायर नीचे है L-2, T0 A1, क्या होगा A1। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। तो इतना याद रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अच्छा, इसके अलावा भी थोड़े बहुत और फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बता दूं। V इज इक्वल टू जे रो एल के ऊपर से एक्स्ट्रा इक्वेशंस आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, शायद वो एमसीक्यू के अंदर आपके काम आ जाए। तो देखो, V इज इक्वल टू जे रो एल। अच्छा, अभी सबको पता है चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग वोल्टेज और फील्ड का रिलेशन होता था V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। यानी कंडक्टर हमारा अगर कुछ इस तरीके से है, उसकी लेंथ L है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगा है V और फील्ड है अंदर E, तो यहाँ रिलेशन बनेगा E इंटू एल इज इक्वल टू जे रो एल, ई डी के बदले ई एल, एल एल को कैंसिल करो तो एक रिलेशन मिलेगा E इज इक्वल टू जे रो। तो जो करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जैसे मैंने बोला वो वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो सामने करंट डेंसिटी भी क्या होने वाली है, वेक्टर होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर से ऐसा करूं कि रो को नीचे ले आऊं, तो रो का अगर मैं रेसिप्रोकल लिखता हूं तो वो बन जाएगा सिग्मा ई। तो दो इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा अलग से याद रखने हैं। 1/रो का मतलब अभी हमने लिखा था सिग्मा होता है, तो 1/रो की जगह सिग्मा लिखेंगे, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, और E इज इक्वल टू 0। दोनों चीजें याद रखना, ये थ्योरी के मतलब अंदर नहीं लिखनी, आपको अलग से फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो है आपका डिराइव द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो क्वेश्चन है, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपना खुद का इक्वेशन और उसका करंट डेंसिटी के साथ जो रिलेशन था आपका करंट का और करंट डेंसिटी का NAVDE वाला, वो रिलेशन भी आपको अलग से दूसरे क्वेश्चन में डिराइव करना है। तो देखो, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ऐसा बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, यानी मान लो कि अभी तक कोई हमारा सेल नहीं लगा, हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो मान लो कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये रैंडम मोशन है, ठीक है। अच्छा, अभी होगा क्या कि जैसे ही मान लो हमने सेल लगा दिया, आपको पता है कि सेल लगाने से क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वाली साइड पॉजिटिव बन जाएगी और नेगेटिव से कनेक्टेड वाली साइड नेगेटिव बन जाएगी। तो इस वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो ये क्या करेगा, फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन सीधा आ जाएगा, हम लोग दिखाते हैं ऐसा कि वो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है, पर एक्चुअल में वो टकरा टकरा के जा रहा होता है, बाकी आयन से वो टकरा के जाने वाला होता है, ठीक है। एग्जैक्टली स्ट्रेट मोशन नहीं होती, पर उसका जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, नेट फ्लो का डायरेक्शन होता है, वो राइट की तरफ। यानी होगा क्या कि जो पहले ये ब्लू वाली लाइन पे जा रहा था, उसके बदले थोड़ा सा राइट इस तरफ शिफ्ट होगा, राइट मतलब प्लस की तरफ, ये लाइन इधर शिफ्ट होगी, यानी हर एक पॉइंट को नेट डायरेक्शन मिलेगी राइट की तरफ। अच्छा, ये जो नीचे था वो भी थोड़ा आगे आया, फिर इस तरीके से टकराया, फिर यहां से इधर और फिर यहां से इधर, यानी आपका जो पूरा डायग्राम बन रहा था पाथ का वो पूरा ऐसे शिफ्ट हो गया। आप ऐसे समझो यही डायग्राम इस तरफ शिफ्ट हो गया, यानी नेट फ्लो आपको मिला लेफ्ट में। अभी नेट फ्लो लेफ्ट में मिला है इलेक्ट्रॉन का, तो आपको सबको पता है जो करंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, राइट में मिलेगा। समझ आया? तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा, उसका जो पाथ है, उसका हर एक जो पाथ था पहले, वो हर एक लाइन आपकी इस तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी आपको लगेगा कि इधर वो घसीट के जा रहे हैं, ऐसे घसीटते हुए पॉजिटिव की तरफ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, तो मैं पहले पॉइंट्स लिख देता हूं, मैंने पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स डू रैंडम मोशन इनसाइड अ कंडक्टर, देयर नेट वेलोसिटी इज 0। यानी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उनकी नेट वेलोसिटी 0 है, जितनी आगे उतनी पीछे। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज। When potential difference is applied, there will be a force on electron। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दिस फोर्स इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सबको पता है फील्ड राइट में लगेगा
तो फोर्स लेफ्ट में लगने वाला है, फील्ड राइट में अप्लाई किया है, फोर्स लेफ्ट में लगेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो फील्ड की वजह से है और फील्ड के ऑपोजिट में है। तो हमें पता है एक रिलेशन F इज इक्वल टू QE। अगर मैं वेक्टर दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यहां लगेगा माइनस, क्योंकि फोर्स वेक्टर और फील्ड वेक्टर ऑपोजिट है। फील्ड लग रहा है आगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है पीछे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं यहां पे मेंशन करूं तो माइनस ई, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा, फोर्स पे से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लूं तो हो जाएगा माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। तो अभी अगर उसके पास एक्सेलरेशन है मतलब उसकी वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी में चेंज आएगा आगे की तरफ, किधर, पॉजिटिव की तरफ। तो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन electrons will be drifted towards a positive terminal of a conductor। यानी कंडक्टर में जो पॉजिटिव वाली साइड है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, घसीट के जाएंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीट के जाना। तो ये एक्सेलरेशन है, इस वजह से वो घसीट के जाएंगे। पर हमें पता है कि वो घसीटने का मतलब ऐसा सीधा नहीं जा रहे, वो टकरा टकरा के जा रहे। तो लिखेंगे ड्यूरिंग दिस दे कोलाइड विथ अदर आयंस। वो क्या करते हैं, दूसरे आयन से भी वो टकराते हुए जा रहे, दूसरे आयंस को वो टकराते हुए जा रहे। दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टॉ। यानी वो टकराते हुए जा रहे हैं, कोई भी दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। रिलैक्सेशन टाइम है आपका टॉ, ठीक है। यानी यहां एक बार कोलाइड हुआ, फिर यहां से जब दूसरी बार कोलाइड होगा तो ये जो बीच वाला टाइम लगेगा रिलैक्सेशन टाइम। यहां से इधर हुआ तो ये दो कोलिजन के बीच का जो टाइम लगेगा रिलैक्सेशन टाइम। तो लिखेंगे हियर फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कहां से निकाले, v इज इक्वल टू v0 प्लस at, v वेक्टर, v0 वेक्टर, a वेक्टर। पर हमें ये मान के चलना है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये जो फाइनल वेलोसिटी है वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना तो हमने निकाला माइनस ई अपॉन एम, और ये जो टाइम लग रहा है वो हम लोग रिलैक्सेशन टाइम लेंगे इधर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला थ्योरी। एग्जैक्टली सिमिलर आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि आप लोग सीधा डेरिवेशन लिख दो। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सीधा डेरिवेशन लिखो तो कितने मार्क्स मिलेंगे, अभी वो डिपेंड करेगा चेक करने वाले के ऊपर। मान लो कि ये 3 मार्क्स में आया तो शायद मान लो 1 ही दे आपको, या 1.5 दे, या 2 मार्क्स दे दे, वो डिपेंड करेगा। पर फिर भी आपको पूरा का पूरा लिखना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देख। चलिए, अभी हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो अच्छे से इसको समझेंगे। मैंने थोड़े स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिख के रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच पाए, बाकी डेरिवेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का। तो मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी कुछ लेंथ है L, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन A हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V अप्लाइड अक्रॉस इट। उसके दो एंड के अक्रॉस V जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाई किया है, यानी ये पॉजिटिव साइड बन जाएगा, ये नेगेटिव। अच्छा, इस वजह से अंदर हमारा जो फील्ड जनरेट होगा वो कैपिटल E।
अंदर एक फील्ड जनरेट होगा +2 कैपिटल ई। एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अभी से आपको याद रखना है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जब भी मोशन हो, वेलोसिटी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर लेनी है, ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो यहां पे हम लोग मानेंगे इफ टाइम टेकन बाय इट टू रीच वन एंड टू अदर एंड इज डेल्टा टी। मान लो कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में डेल्टा टी जितना टाइम लग रहा है। तो अभी डेरिवेशन कैसे करना है ध्यान से देखो। पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, हमारा जो ये कंडक्टर है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अभी लेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ने कवर किया हुआ डिस्टेंस। हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यानी ये, स्पीड कितनी, तो स्पीड है ये वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड, और कितना टाइम लग रहा है इधर से इधर जाने में, तो डेल्टा टी। यानी मैं क्या कर पाऊंगा, एरिया को एरिया रखता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कंडक्टर का मुझे वॉल्यूम मिल गया। कंडक्टर का मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा कि कंसीडर देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो कि ये कंडक्टर की पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां हमारे टोटल वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस गिवन वॉल्यूम। हमारे पास जो वॉल्यूम है कंडक्टर का, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1 यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा ये जो v वॉल्यूम है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल, हमारा जो वॉल्यूम है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितने आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं उसको कैपिटल N से नोट कर रहा हूं, v इंटू एन, n इंटू वी। अच्छा, कैपिटल V क्या है, n, a वी डी डेल्टा टी, a वी डी डेल्टा टी। ये मिल गए मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, पहले मैंने वॉल्यूम निकाला, फिर कंसीडर किया कि पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे v वॉल्यूम में कितने होंगे, तो n इंटू वी, और v का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अच्छा, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला सबको पता है, q इज इक्वल टू n इंटू ई। मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, n इंटू ई, इलेक्ट्रॉन भले है, मुझे प्लस लेना है उसको, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एन ए वी डी डेल्टा टी, स्मॉल n ए वी डी डेल्टा टी, यानी कैपिटल N की जगह हमने ये लगाया पूरा, और पीछे क्या आएगा, स्मॉल e आएगा। ये हो गया चार्ज। अच्छा, अगर मैंने डेल्टा टी टाइम लिया है फिर भी मैं चार्ज को टोटल है इसलिए क्यू ही ले रहा हूं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बस चार्ज मिल गया, नाउ करंट, चार्ज मिल गया तो करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, चार्ज और टाइम, टोटल टाइम टोटल चार्ज। तो हमारा कितना है चार्ज, ये चार्ज एन ए वी डी डेल्टा टी स्मॉल ई, डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा टी, डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा टी। तो यहां पे अगर मैं डेल्टा टी को कैंसिल कर देता हूं तो मेरा करंट मिल जाएगा एन ए वी डी ई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम दिस थ्योरी, इसको आपको याद भी रखना है, एमसीक्यू में सीधा आंसर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी थोड़ा सा और लिखना आगे बाकी है जो मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट यहां तक लीजिए, अभी और मेंशन करना बाकी है थ्योरी में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आपको कभी कभी ये क्वेश्चन तो पूछता है, पर साथ में ये भी ऐड कर देंगे कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ये भी फाइंड करना होता है, ऑल्सो फाइंड
रो एंड सिग्मा। देखो ऐसा भी करके आप शायद रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो इक्वेशन होगा। अभी वो कहां से करना है, तो देखो वो इक्वेशन यूज करके नाउ अगर I इज इक्वल टू NaVdE है, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। अगर मैं A को नीचे ले आऊं तो मेरा I अपॉन A बन जाएगा NVDE। क्या बनेगा? NVDE। और सबको पता है I अपॉन A का मतलब होता है करंट डेंसिटी J। एक ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर एमसीक्यू पर्पस में बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर शायद एग्जाम में पूरी थ्योरी है तो ये भी लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ रिलेशन पूछा है तो यहाँ तक, पर आगे बोला है कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी निकालो तो ये भी आपको सारा अभी जो लिखने वाला हूँ वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी इसके ऊपर से फ्रॉम दिस, अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो VD है ना उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे। VD का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने डिराइव किया था, J इज इक्वल टू N। VD का फॉर्मूला होता था E कैपिटल E टॉ अपॉन M। मैं वैल्यू लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्पीड मैग्नीट्यूड लेना है हमें, ठीक है, इनटू E। अच्छा अभी लास्ट में ओम्स लॉ में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, J इज इक्वल टू सिग्मा E या फिर E इज इक्वल टू J रो। J की जगह आप लोग लगाओ सिग्मा इनटू E इज इक्वल टू सामने N E इंटू ई को मैं कर देता हूं ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर कैपिटल E टॉ अपॉन M। यहां से कैपिटल E कैंसल, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन M। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, यानी एक आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया सिग्मा एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन M। तो यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस कंडक्टिविटी क्या हो गया, ऐसा लिख सकते हो इधर। बस अभी कंडक्टिविटी आ गई, तो रेजिस्टिविटी तो सबको पता है, दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा यानी m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अगर बोला है रो और सिग्मा को भी निकालो। तो यहाँ पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म हुई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका छोटा सा क्वेश्चन है मोबिलिटी। देखो इस पे से जनरली ये लोग एमसीक्यूज पूछते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट सब याद रखना पड़ेगा। तो मोबिलिटी एक नई क्वांटिटी है आपके लिए, जिसकी डेफिनेशन ऐसी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसका साइन है म्यू, क्या साइन है इसका? म्यू। अच्छा इसका यूनिट लिखेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज, अच्छा इसके दो यूनिट लिखेंगे हम लोग। देखो वेलोसिटी का मैं तो मीटर पर सेकंड लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। मैंने बोला V इज इक्वल टू ईडी, तो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। V के ऊपर से होगा वोल्ट और ऊपर D जाएगा तो मीटर, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, ठीक है। और अगर मैं मीटर पर सेकंड रहने देता हूं आपका VD का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन है F अपॉन क्यू, F इज इक्वल टू क्यू ई जैसा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो वो बन जाएगा न्यूटन पर कुलम। तो ये बन जाएगा मीटर कुलम या फिर कुलम मीटर अपॉन न्यूटन सेकंड। ये दो यूनिट आपको याद रखने हैं। तो कहाँ से आए? तो इधर से आए। आप एक बार ई की जगह वोल्ट पर मीटर लगाओ, एक बार न्यूटन पर कुलम लगाओ, दोनों यूनिट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप इसको डिराइव करना, जैसे मैंने आपको मेथड बताया था, ई का आप लोग एफ अपॉन क्यू से करना, इसका मीटर पर सेकंड से करना, तो आंसर आएगा -1 L0 T2 A1, M-1 L0 T2 A1। तो ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा, रट्टा मार के नहीं रखना, या रट्टा मार के मत रखना। मैंने जो मेथड बताया था वो मेथड से याद करना, यूनिट लगा के आप उसको डिराइव कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बनेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो है आपका लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी लिख के रखा है क्योंकि ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो देखो ध्यान से, सिंपल है, ग्राफ को समझना है, वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। पहला पॉइंट है V ceases टू बी प्रोपोर्शनल टू I, यानी देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ओम्स लॉ, सबको पता है V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यानी ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, वो चीज, वो ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो इनिशियली तो करंट बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ पे आके आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद जब आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट आगे नहीं बढ़ रहा,
स्टार्टिंग में करंट के साथ वोल्टेज या फिर वोल्टेज के साथ करंट बढ़ता जा रहा है, पर बाद में हुआ ये कि वोल्टेज बढ़ाया फिर भी करंट आगे नहीं गया। तो मतलब ये हुआ कि एक लिमिट तक, यानी मेरे पास अगर ये कंडक्टर है तो एक लिमिट तक ही मैं इसका करंट बढ़ा सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने मान लो कि इसके साथ 5000 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो उतना ज़्यादा करंट मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट होती है, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी एक लिमिटेशन हो गई। हर एक पॉइंट पे फॉलो नहीं हो रहा। हाँ, स्टार्टिंग में हो रहा था V प्रोपोर्शनल टू I, अभी क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ा पर करंट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन। दूसरी है द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V, यानी वोल्टेज के साइन पे करंट की डायरेक्शन डिपेंड करेगी। आपको पता है ना कि अगर मैं बैटरी को उल्टा कर दूं तो करंट भी उल्टा फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इफ I इज द करंट एट V, अगर मान लो V वोल्टेज पे कोई I करंट है, एंड नाउ इफ डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अभी मान लो कि V वोल्टेज पे कुछ I करंट है, मान लो कि यहां पे मैं देखता हूं कि ये V वोल्टेज है और ये V वोल्टेज पे कुछ I करंट है, ये V वोल्टेज है और यहाँ पे इतनी वैल्यू का I करंट है। अभी क्या करना है कि V की डायरेक्शन को उल्टा कर दो, यानी बैटरी को उल्टा लगाओ, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम रखो। यानी मान लो कि 5 वोल्ट है तो उतना ही 5 वोल्ट ऑपोजिट में लगाओ, यानी -5 वोल्ट लगाओ। वी डू नॉट गेट सेम अमाउंट ऑफ करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि आपने अगर सीधी बैटरी लगाई है, समझ लो ऐसे, यहां मान लो 5 वोल्ट के ऊपर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो अगर आप बैटरी को उल्टा कर दो यानी -5 वोल्ट लगाओ तो -5 करंट जाना चाहिए। अभी -5 करंट का मतलब होता है 5 का ही करंट ऑपोजिट में जाना चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। इतना ही जब मैं वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में चेक करता हूं तो मुझे जो करंट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। यानी होना क्या चाहिए था, V प्रोपोर्शनल टू I के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू का करंट सीधी बैटरी लगाने से मिला उतनी ही वैल्यू का करंट ऑपोजिट में लगाने से मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, यानी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, चलो थर्ड। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है डायोड। एग्जाम्पल है डायोड, ये चीज वैसे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में है। ठीक है, चलिए थर्ड, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। अच्छा, अगर ये ओम्स लॉ में तो रिलेशन यूनिक होनी चाहिए, यानी मान लो कि 5 वोल्ट पे 5 एम्पियर मिल रहा है, तो अभी ऐसा कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए जिसमें 5 एम्पियर मिले, क्योंकि आप जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे 6 करोगे तो 6 मिलेगा, मान लो 4 करोगे तो 4 मिलेगा। यानी वोल्टेज की एक ही वैल्यू पे एक ही करंट मिलना चाहिए अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि एक 5 वोल्ट पे 5 एम्पियर मिल गया तो कोई भी ऐसा वोल्टेज अभी नहीं होगा जिस पे 5 एम्पियर मिलेगा, तो वो रिलेशन यूनिक रिलेशन है वोल्टेज करंट का। पर अभी एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें ये रिलेशन नॉट यूनिक। मतलब क्या, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर सेम करंट। यानी आप ध्यान से ग्राफ को देखो, अगर मैं मान लो कि ये वैल्यू का करंट लेता हूं तो कितने वोल्टेज पे मिल रहा है, तो पहला मैं यहां से मैच करूंगा, इतने वोल्टेज पे मिल रहा है, और वही करंट अगर मैं आगे ले जाऊं तो वापस इतने वोल्टेज पे भी मिल रहा है। यानी दो दो वोल्टेज की वैल्यू ऐसी है जो सेम करंट दे रही है, पर ओम्स लॉ में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज एक करंट दे दिया तो जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो अपने आप करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे करंट कम होगा। तो यूनिक रिलेशन बनना चाहिए, पर यहां नहीं बन रहा। इसका एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। देखो, पुराने सिलेबस के अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये टॉपिक के पहले एक और टॉपिक था वो कलर कोडिंग वाला, पर इस बार के सिलेबस में वो नहीं है तो हम लोग उसको स्किप करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड की एग्जाम देनी है और उसमें पुराना सिलेबस नहीं आने वाला। न्यू NCERT का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके ऊपर से 3 ग्राफ्स याद रखने हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे रेजिस्टिविटी के लिए और ऐसा ही बन जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। फॉर्मूला है ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बस इसमें कौन कौन से टर्म्स क्या क्या है, तो ρ2 है आपका फाइनल रेजिस्टिविटी, ρ1 है आपका इनिशियल रेजिस्टिविटी, अच्छा T1 है आपका इनिशियल टेम्परेचर, T2 है आपका फाइनल रेजिस्टिविटी। अच्छा, T1 है आपका इनिशियल रेजिस्टिविटी, T1 है आपका इनिशियल टेम्परेचर, T2 है आपका फाइनल रेजिस्टिविटी। अच्छा, T1 है आपका इनिशियल टेम्परेचर, T1 है आपका इनिशियल टेम्परेचर,
T2 है आपका फाइनल टेम्परेचर और अल्फा है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा, अल्फा का आप लोग यूनिट याद रखना, देखो कहां से आएगा, ये रो अपॉन रो कैंसिल हो जाएगा, 1 का तो कुछ होगा नहीं, 1 ये टी वाला जो वैल्यू होगा वो अगर नीचे जाएगा लास्ट में तो यूनिट इसका बन जाएगा सेल्सियस इनवर्स, और केल्विन इनवर्स भी बन सकता है, इसका यूनिट याद रखना अल्फा का। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, न्यूमेरिकल तो आपको पता है 4-5 न्यूमेरिकल है इसके ऊपर से, अल्फा आपको गिवन होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, आपको बोला होगा कि किसी T1 टेम्परेचर के ऊपर, ये दिया होगा T1 टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी अगर ρ1 है तो दूसरे T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी बताओ। यानी 1, 2, 3, 4 4 वैल्यूज ऐसी है जो चेंज हो सकती है, जो वेरिएबल है, कोई भी 3 दिए होंगे, एक आपको निकालने को बोलेगा, सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यही चीज अगर हम लोग रेजिस्टेंस के लिए लिखे, यही चीज अगर हम लोग रेजिस्टेंस के लिए लिखे तो बस रो की जगह R लगा दो, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यही चीज वापस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ये वही टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये इनिशियल रेजिस्टेंस, ये फाइनल रेजिस्टेंस, ये फाइनल और ये इनिशियल। तो यही चीज आपको लगानी है अगर रेजिस्टिविटी का पूछा है या रेजिस्टेंस। देखो जनरली टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के है, पर रेजिस्टिविटी के लिए भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अभी इसके ऊपर से आपको ग्राफ याद रखने हैं। देखो मैंने ग्राफ का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, पूरी एनसीईआरटी के सारे ग्राफ्स एक वीडियो के अंदर है, तो आप उसको प्लीज चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है मेटल्स के अंदर क्या होती है, कॉपर के अंदर, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि रेजिस्टिविटी का हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला था m/n² टाउ। तो होता क्या है कि जब हम लोग मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज होती है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। पर यहाँ पे ये वाला चेंज बड़ा चेंज है, यानी रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बोला था कि मान लो ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन आया, पहली बार टकराया, जब दूसरी बार टकराएगा यानी दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अभी होगा क्या कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगी तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो यहां से यहां पहुंचने में अभी वो बहुत कम टाइम लेगा। रिलैक्सेशन टाइम यानी दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपल, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी किसके लिए, कॉपर जैसे मेटल के लिए। अच्छा, निक्रोम जैसा अगर अलॉय कोई है तो उसमें रेजिस्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, यानी इसमें उतना ज्यादा चेंज नहीं आता, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑलमोस्ट बोल रहे हैं, यानी उतना ज्यादा चेंज नहीं आता जितना मेटल जैसे कॉपर में आ रहा था, निक्रोम में उतना ज्यादा नहीं आ रहा। सेमीकंडक्टर में उल्टा है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा, तो मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ जो फ्री कैरियर है, चार्ज कैरियर है, जो चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, वो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में नंबर n बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर में n में बड़ा चेंज आएगा, यानी अगर n बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी टेम्परेचर के साथ। तो आपको ये दो मेन याद रखने, मेटल के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर में कम होगी। अच्छा, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, अगर मैं आपको यही ग्राफ दे दूं कंडक्टिविटी के लिए, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज तो कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो अच्छे से याद रखना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। देखो आप टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक पढ़ोगे तो मुझे पता है कि आपको ऊपर से ही जाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी टेक्स्ट बुक में है फिजिक्स की एनसीईआरटी के अंदर, जिसको समझना स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, और उन्होंने बहुत सारी जो बेकार की चीज़ें हैं वो भी डाल के रखी है फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये थ्योरीज जो वैसे लिखा रहा हूँ वैसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, उसको मैंने सेल से कनेक्ट किया। सेल का मतलब होता है कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इसके दो एंड के अक्रॉस अप्लाई किया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फील्ड जनरेट हुआ। मान लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन को हमें लेके जाना है माइनस से प्लस, यानी उधर से खींच के इस तरफ पूरा अक्रॉस द कंडक्टर लेके आना है। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस applied potential difference V applied across it। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे नाउ वर्क डन फॉर अ चार्ज टू गो फ्रॉम, ऐसा लिखते हैं, गो फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अदर एंड। एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में वर्क करना पड़ेगा, सबको पता है W इज इक्वल टू QV। चैप्टर नंबर 2, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा वर्क, W इज इक्वल टू Q इंटू V। अच्छा, नाउ वर्क डन, पावर की डेफिनेशन पता है सबको, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर का सबको मतलब पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो W इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, W क्या होता है, लिखा QV अपॉन T। तो अभी सबको पता है कि चार्ज पर टाइम का मतलब होता है करंट। तो पावर का हमने सिंपल सा, बहुत इजी वर्ड्स में, बहुत इजी स्टेटमेंट के अंदर डेफिनेशन दे दिया, फॉर्मूला निकाल लिया। एक चार्ज को यहां से इधर जाने में वर्क QV, वर्क डन पर टाइम का मतलब होता है पावर P इज इक्वल टू IV। अच्छा, इसके अलावा भी दो और फॉर्मूलाज है फ्रॉम दिस पावर। तो अगर मैं क्या करूं, IV की जगह में IR लगाऊं तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा I²R। IV के अंदर V की जगह में अगर मैं IR लगाऊं तो I²R, एंड अगर मैं V को V रहने दूं और I की जगह लगाऊं V अपॉन R, देखो ये जो लगा रहे हैं ना, ये लगाओ, ये ओम्स लॉ के ऊपर से लगा रहे, V इज इक्वल टू IR, या फिर इधर लगाओ I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ये फॉर्मूला बनेगा V² अपॉन R। तो पावर के टोटल 3 फॉर्मूलाज है, IV, I²R, V² अपॉन R, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, ये तो 11 से आपको पता है, तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। अगर पावर का 2 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं सेल के बारे में। देखो, सेल के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाके हम लोग जब सर्किट वाली थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो सेल की यूज करनी पड़ेगी, अलग अलग टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सेल सिंपल ऐसा होता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है जिसमें से करंट फ्लो होके वापस एक एनोड कैथोड आप लोग पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली में कि मान लो कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ईएमएफ का मतलब क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है, तो देखो ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज। यानी सेल को जब हमने किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया तो उसका जो वोल्टेज है, उसके 2 एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपका ईएमएफ। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं बाजार से सेल लेके आया, मैंने अभी इसको किसी चीज में कनेक्ट नहीं किया, मान लो इसके ऊपर लिखा है 10 वोल्ट, तो वो 10 वोल्ट आपका ईएमएफ है, क्योंकि अभी हमने इसको यूज नहीं किया। जो अभी इसका एक्चुअल में पोटेंशियल है वो उसका ईएमएफ मानेंगे उसको, यानी अभी जब तक यूज नहीं किया वो ईएमएफ है। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड या फिर इन यूज। जब हमने ये सेल को किसी चीज से कनेक्ट कर दिया, यानी मान लो कि मैंने इसको किसी एक्सटर्नल बल्ब से कनेक्ट कर दिया, मेरे पास एक बैटरी है, तो इसका ईएमएफ है 50 वोल्ट। ईएमएफ का मतलब एक्चुअल वोल्टेज जो लिखा है 50 वोल्ट, पर जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे जो यूज करने को मिलेगा वो उससे थोड़ा सा कम होगा।
मेरा 50 वोल्ट का सेल है तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज 50 से ऑलवेज कम होगा अगर मैं सेल को यूज कर रहा हूं, क्योंकि रीजन है इंटरनल वोल्टेज। सारे टर्म्स कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इटसेल्फ, सेल के खुद का रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब, ध्यान से समझो, मैंने बैटरी लगाया हुआ है, चलो मैंने ये बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। मान लो यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई। अभी सेल का अपना पोटेंशियल है ईएमएफ के बराबर। मुझे जो बाहर इसके अक्रॉस यूज करने को मिलेगा वो मिलेगा वोल्टेज वी के बराबर। मैंने आपको बोला कि जितना है वो सारा का सारा यूज करने को नहीं मिलेगा। रीजन है, देखो आपने पढ़ा होगा कि जब भी सर्किट में करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी वो कुछ वोल्टेज यूज कर लेगा। मान लो सीरीज में दो रेजिस्टर कनेक्टेड है, 50 वोल्ट का सेल है तो थोड़ा सा ये यूज करेगा, थोड़ा सा ये यूज करेगा। सीरीज में वोल्टेज दोनों अपने अपने वोल्टेज यूज करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अभी आप ध्यान से देखो कि यहां से जब करंट निकला है तो वो ये रेजिस्टेंस में तो जा ही रहा है ना, पर जब वो घूम के वापिस आएगा ये बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर से वो ऐसे जाएगा। यानी नॉर्मल आउटर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है +2 माइनस, पर अंदर फ्लो हो रहा है -2+, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है। और जो अंदर वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो लिक्विड है उसका, बैटरी का खुद का, वो है स्मॉल आर के बराबर। कितना है? स्मॉल आर के बराबर। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको एक फॉर्मूला निकाल के दूं कि जो टोटल वोल्टेज है, फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, देखो मैं लिख रहा हूं, टोटल वोल्टेज कितना है? ईएमएफ। वर्ड्स में भी लिखेंगे, साइन में भी लिखेंगे। टोटल वोल्टेज कितना है? ईएमएफ। टोटल वोल्टेज ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज यूज्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टर। एक्सटर्नल रेजिस्टर को कितना मिल रहा है? V के बराबर, प्लस वोल्टेज यूज्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी दो रेजिस्टेंस यहां पे वोल्टेज यूज कर रहे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो टोटल ईएमएफ जो है बाहर वाला भी यूज करेगा और अंदर वाला भी यूज करेगा। अंदर वाले का वोल्टेज मैं लिख देता हूं I × R। अभी मैं बाहर वाले का भी लिख सकता था I × कैपिटल R, पर अभी लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे V को सब्जेक्ट बनाना है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है IR, तो अंदर वाले का क्या होगा? I × स्मॉल r। अच्छा, अगर मैं वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाऊं तो वो मिलेगा E - IR। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। कब? जब सेल को यूज कर रहे हो, यानी बाहर से किसी रेजिस्टर को लगा के यूज कर रहे हो, तो V इज लेस देन ईएमएफ व्हेन यूज्ड। और दूसरी बात कि जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का होगा उतना ये टर्म बढ़ेगा। ये टर्म यानी वोल्टेज यूज बाय इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। जितना अंदर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, उतना ये IR ज्यादा। तो जितना IR ज्यादा होगा उतना वोल्टेज कम मिलेगा। कहाँ पे? बाहर की तरफ। यानी आपने शायद सुना होगा सेल जो आते हैं, मान लो कि 10 रुपए वाला भी आ रहा है, 50 रुपए वाला भी आ रहा है, दोनों में फर्क ये होता है कि इसका जो अंदर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो आपको बाहर जो यूज करने को मिलेगा, जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, वो ज्यादा यूज करने को मिलेगा। यानी अंदर अपने आप में यूज नहीं कर लेगा वो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अपने आप ही ज्यादा वोल्टेज यूज कर लेगा। ठीक है, तो इतना फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और करंट का फॉर्मूला मैं इसके ऊपर से आपको बता देता हूँ कौन सा है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर से करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा देख लीजिए, E = V + IR। अच्छा, अगर मैं V की जगह लिखूं तो I कैपिटल R, क्योंकि ये बाहर वाले का वोल्टेज है, बाहर से भी करंट I जा रहा है, घूम के अंदर से भी I जा रहा है, दोनों में करंट सेम जाएगा। बाहर का रेजिस्टेंस R है, ये वाला IR। अच्छा, यहां से I को कॉमन निकाल लो, I R + R। तो I को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं E / R + R, ये R + R आपका नीचे जाएगा। तो सिंपल, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज पर रेजिस्टेंस। वोल्टेज यानी टोटल, ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और जो बैटरी का रेजिस्टेंस, अभी से हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये बैटरी है और यहाँ पे इसका बाहर छोटा सा स्मॉल r दिखा देना है।
मतलब ये जो स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरी बैटरी है, ये आर रेजिस्टेंस इसका पार्ट है, पर ये दोनों सीरीज में है क्योंकि जितना करंट ऊपर से आ रहा है उतना ही घूम के नीचे से जा रहा है, करंट सेम है दोनों में तो वो सीरीज में है। तो टोटल कितना, आर प्लस आर, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। यहाँ तक आपको याद रखना है। थ्योरी में आने के चांसेस बहुत कम है कि व्हाट इज ईएमएफ व्हाट इज टर्मिनल, पर ये सारे टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सारे इक्वेशन जो मैंने बताया ये वाला सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका किरचॉफ्स रूल्स। देखो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज एंड पैरेलल। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लें ताकि वो टॉपिक जो सेल्स वाला है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। आप खुद ही समझ जाओगे कि ये करने के बाद अगर सेल करेंगे तो थोड़ा आपको वो इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी प्लस माइनस की साइन, डायरेक्शन में क्या कब करना है वो चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर ये जो लूप रूल और जंक्शन रूल है ये अपने आप में छोटा टॉपिक है, पर इसके ऊपर से जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है वो इस बार की बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला है जंक्शन रूल, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जैसे रेलवे जंक्शन होता है, ट्रेन्स वहां पे एंटर भी करती है और एग्जिट भी करती है, वहां पे कोई स्टोर नहीं होता। यानी जंक्शन का मतलब सर्किट में ऐसा होगा, मान लो कि कुछ इस तरीके से वायर्स कनेक्टेड है, कुछ करंट, ये हुआ जंक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, मान लो कि I1 करंट एंटर कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है, I3 एंटर कर रहा है, बाहर निकल रहा है I4 और I5। तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन I4 प्लस I5। तो ये है आपका जंक्शन का रूल, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, सबको पता है करंट का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो। यहाँ पे ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ ना कोई नया चार्ज जनरेट हुआ। अगर मान लो डिस्ट्रॉय हुआ होता तो जितना एंटर किया है उतना एग्जिट नहीं कर पाता, या फिर मान लो कोई चार्ज जनरेट हुआ तो जितना एंटर करा उससे ज्यादा बाहर निकलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये याद रखना, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। दूसरा है लूप रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टर्स विल बी जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, अभी ये स्टेटमेंट तो आप लोग याद रख लोगे, पर मेन है कि इसका अगर जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। पर एक पॉइंट अभी याद रख लो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए आपको मेन चीज है एग्जाम्पल करना पड़ेगा। तो क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लीजिए। हमने बोला अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, यानी पोटेंशियल समझ लो, अक्रॉस एनी अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टर्स विल बी जीरो। मान लो अच्छा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल किस किस का होता है। देखो, पोटेंशियल होता है रेजिस्टर का और सेल का, बोला ना, इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर का और सेल का। अच्छा, रेजिस्टर का पोटेंशियल क्या होता है, IR के बराबर, और सेल का होता है EMF E के बराबर। पोटेंशियल यानी उसका वोल्टेज EMF और ये वाला IR। अच्छा, इतना तो समझ आया, पर कब किसको पॉजिटिव लेना है कब किसको नेगेटिव लेना है, तो ध्यान से सुनो। रेजिस्टर का पोटेंशियल प्लस IR कब लेना है, माइनस IR कब लेना है। तो प्लस IR कब लेना है, क्लोज्ड लूप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन में आपका क्लोज लूप है तो उसको प्लस IR लेना है, और माइनस IR कब लेना है, क्लोज्ड लूप इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन में क्लोज लूप है तो प्लस IR ले लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस IR ले लो। सेल के लिए क्या करना है, वाइल एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड, तो सेल का वोल्टेज लेना है प्लस ही, वाइल एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल,
सेल का ईएमएफ लेना है माइनस। अच्छा एक बात मैं आपको पहले से बता दूं कि कोई ये मत समझे सर गलत पढ़ा रहे, ये चीज टेक्स्ट बुक में उल्टी दी हुई है, पर याद रखने के लिए आप लोग ये वाला याद रखोगे तो ये थोड़ा इजी रहेगा। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक की मेथड से सॉल्व करो, ये मेथड से सॉल्व करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर याद रखना ये इजी रहेगा कि डायरेक्शन में प्लस लेना है, ऑपोजिट में माइनस लेना है, पॉजिटिव से एंटर करो प्लस लेना है, नेगेटिव से एंटर करो माइनस लेना है। अभी इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फटाफट से देखो इसको। एग्जांपल हमने लिया लूप रूल का एग्जांपल, क्या करना है, जैसे अभी जंक्शन का एग्जांपल दिया ना, इस आपको लूप का भी एग्जांपल देना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। एक छोटी सी सर्किट आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है इसका, ये अलग हो गया अभी आपके लिए, ठीक है। एग्जांपल आपको यहाँ देना है, मैं जिसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो कि मेरे पास एक सेल है, यहाँ से एक है आपका मान लो 5 ओम, चलो यहाँ से एक और रेजिस्टर है 3 ओम, यहाँ से मान लो कि आपका एक और है चलो मैं अभी वैल्यू नहीं ले रहा, हम लोग R1 R2 लेते। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ से आ गया ये सेल का आपका मान लो कि EMF हो गया E, ठीक है। तो आपको बोला है करंट मान लो कि I जितना फ्लो हो रहा है, I जितना, अभी सब में से I जाएगा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है करंट के पास। तो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। चलो हम लोग चालू कर रहे हैं, हम लोग क्लोज लूप चूज करेंगे पहले, A B C D, हम लोग लेते हैं क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप ABCD। चलो A से B की तरफ जाओ, कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो किसी का पोटेंशियल होगा नहीं, पोटेंशियल होता है रेजिस्टर का और सेल का। चलो A से C जा रहे तो पहला ये रेजिस्टर आ रहा है, इसमें से I जितना करंट जाने वाला है, तो इसका वोल्टेज होगा IR1, पर कितना, पॉजिटिव IR1, क्योंकि क्लोज लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने जो क्लोज लूप लिया है वो ऐसे लिया है, करंट की डायरेक्शन में क्लोज लूप है, तो IR1। चलो उसके बाद आगे जाओ, ये एक रेजिस्टर है, इसका भी वोल्टेज होगा IR2, क्लोज लूप की डायरेक्शन में है IR2। चलो आगे जाओ, यहां से भी I करंट जा रहा है, इसका R3 का क्या होगा IR3। और जब आप लोग इधर आ रहे हो तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल से आप लोग एंटर कर रहे हो, क्लोज लूप नेगेटिव से एंटर कर रहा है, तो माइनस E इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो कहां पे बोला, समझ आया। तो जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स है सेल और रेजिस्टर, सबका टोटल पोटेंशियल जीरो होगा। अभी सारे पॉजिटिव तो नहीं हो सकते ना, जीरो हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। तो कब कौन सा नेगेटिव होगा वो मैंने आपको बता दिया। करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज लूप है तो ये IR नेगेटिव होगा, सेल के नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं तो सेल का नेगेटिव E होगा। अच्छा इसके और डिटेल एग्जाम्पल के लिए आपको टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, जो हम लोग ये चैनल पे करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसा मैंने आपको बोला किरचॉफ रूल अगर आपने समझ लिया है तो ये समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे भी हमने सेल की तीनों टर्म समझ लिए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में दो क्वेश्चन है, सीरीज और पैरेलल। पैरेलल वाला इस बार के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे आपने रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा जो इस बार सिलेबस से निकल गया, रेजिस्टर सीरीज में यानी एक के बाद एक सीरीज, पैरेलल यानी 1 2 3 ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। सीरीज में इस तरीके से सेल को आपने कनेक्ट किया है, यानी एक सेल ऐसे है, जैसे मैं अगर नॉर्मल बैटरी जैसे हमारे घर में सेल होता है ना, वैसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक सेल हो गया, और यहां से कनेक्ट किया हुआ है हमने दूसरा सेल ऐसे, ये दूसरा सेल हो गया। तो ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो सेल है कनेक्टेड इन सीरीज। EMF ऑफ सेल्स आर E1 एंड E2, इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर R1 एंड R2। EMF E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। अच्छा तो यहां से अगर मैं चाहूं तो इसको 1 ले सकता हूं, ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीरीज में ये E1 R1 E2 R2, पहला वो आ रहा है इसके लिए उसको 1 ले ले, ठीक है। चलो यहां पे लिखेंगे टोटल वोल्टेज। अच्छा सबको पता है कि सीरीज में यहां से जो करंट आया है वही पूरा यहां से फ्लो होगा। करंट के पास जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है वो अपने सेम पाथ पे मोशन मतलब आगे बढ़ना चालू रखेगा, तो उसकी वैल्यू तभी चेंज होगी जब दो ब्रांचेस आ जाए, थोड़ा इधर चला जाए थोड़ा इधर चला जाए। करंट सेम है पर दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि EMF अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। तो टोटल मान लो कि मैं बोल देता हूं V इक्वलेंट है, तो वो होगा पहले का प्लस दूसरे का।
टोटल दोनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज पहले के अक्रॉस प्लस दूसरे के अक्रॉस। अच्छा, अब वोल्टेज का फॉर्मूला सबको पता है, E माइनस आई आर, तो इक्विवेलेंट का लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह E1 माइनस आई R1 प्लस V2 की जगह E2 माइनस आई R2। सिंपल, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, E1 माइनस आई R1, E2 माइनस आई R2, यानी ये पहले का V1, ये V2 और ये V इक्विवेलेंट। अच्छा, सामने से मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट वाले को तो मैं रहने देता हूं, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, मैं E1 और E2 को बाजू बाजू में कर लेता हूं, E1 प्लस E2 और इसके अराउंड एक ब्रैकेट डाल देते हैं। राइट में दूसरे टर्म्स क्या होंगे, माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू, तो मैं क्या करता हूं, माइनस आई कॉमन निकाल लेता हूं, आर वन प्लस आर टू। आप एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू लिखो, फिर माइनस आई कॉमन निकालो, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हियर कंपेयर बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरा ये जो E इक्विवेलेंट है वो इसके बराबर है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मेरा I तो एज इट इज इधर भी है, पर मेरा ये जो R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। तो बस ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहां से EMF क्या हुआ, इक्विवेलेंट इंक्रीज हो। जैसे आपने घर में देखा होगा, जैसे आप रिमोट के अंदर दो पावर कनेक्ट करते हो तो आप देखते होंगे ना कि एक सीधा होता है प्लस और दूसरा उल्टा होता है, यानी प्लस के साथ ऑलवेज माइनस होगा। यहाँ पे भी क्या है, प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड है। अगर आपको प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड दिख रहा है तो मतलब टोटल ईएमएफ आपका इंक्रीज होगा, आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, इसीलिए आप लोग दो सेल कनेक्ट करते हो, प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड होगा, वो आपका इस तरीके का टोटल ईएमएफ बन जाएगा E1 प्लस E2। अच्छा, व्हेन सेम एंड्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड, मान लो कि दोनों सेल के सेम एंड कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, यानी मैं आपको अभी बोलूं कि रिमोट के अंदर आप दो पावर को ऐसे कनेक्ट करो, एक का प्लस भी ऊपर है दूसरे का प्लस भी ऊपर है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, ये E1 है, ये E1 है, ये E2 है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका हो जाएगा E1 माइनस E2, मतलब जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना। यानी आपको अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो प्लस के साथ माइनस को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे घर में जो दो पावर सेल कनेक्टेड होते हैं वो प्लस माइनस ही होते हैं, इसलिए हमें क्या मिलता है, ज्यादा वोल्टेज मिलता है। प्लस से प्लस कनेक्ट कर दो, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ डिक्रीज, यानी इसका करंट इधर उसका करंट इधर, प्लस से निकलेगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जीरो भी मिल सकता है। तो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2, और अगर सेम एंड कनेक्टेड है तो E1 माइनस E2। ये हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन, टोटल वोल्टेज के ऊपर से हमने आंसर निकाल लिया, क्योंकि इसका वोल्टेज अलग है इसका वोल्टेज अलग है, टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो, पैरेलल के अंदर क्या होता है कि पैरेलल में ऊपर नीचे कनेक्ट कर रहे हैं, सबको पता है, पर जो करंट आएगा, यानी देखो ये करंट कहाँ से आ रहा है, तो एक्सटर्नल सर्किट है पूरी, यहाँ से निकला प्लस प्लस में से, वो पूरा घूम के वापस आएगा, ठीक है। तो जो करंट आया है उसके पास दो रास्ते हैं, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट वोल्टेज अलग अलग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज करंट डिवाइड हो गया, कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सीरीज में करंट सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, बस सिंपल, पहले दो पॉइंट सेम है, कंसीडर टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ईएमएफ E1 E2, रेजिस्टेंस R1 R2, करंट थ्रू ईच सेल इज I1 एंड I2, करंट आपका अलग अलग है। देखो लास्ट टाइम जब वोल्टेज अलग अलग था तो हमने लिखा था टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यहां पे लिखेंगे टोटल करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पे करंट अलग अलग है तो टोटल करंट किसके बराबर, I1 प्लस I2। जंक्शन रूल लगा है इधर, जैसे मैंने बोला ये जंक्शन है, कितना एंटर किया I, कितना एग्जिट किया I1 और I2, तो टोटल एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल लीविंग, इसीलिए मैंने आपको बोला जंक्शन रूल पहले पढ़ना पड़ेगा, वो किरचॉफ रूल। हियर अभी हमें पता है कि ऊपर नीचे वोल्टेज सेम होगा, तो ऊपर वाला फॉर सेल 1 V इज इक्वल टू E1 माइनस I R1 लिखना पड़ेगा,
I1 R1 क्यों? क्योंकि ऊपर का करंट I1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। अच्छा, अगर मैं यहां से I1 को सब्जेक्ट बनाऊं, I1 R1 को इधर ले आओ, E1 माइनस वी हो जाएगा ये, और I1 को सब्जेक्ट बनाओ, E1 माइनस वी अपॉन R1। I1 मुझे मिला, यहां पे मुझे I1 और I2 की वैल्यू देखो पुट करनी है। सिंपल, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, V इक्वलेंट टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू लगाई, V2 की वैल्यू लगाई। यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू लगाएंगे, I2 की वैल्यू लगाएंगे। चलो, नाउ फॉर सेल 2, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, मैंने V ही रखा, जैसा मैंने बोला पैरेलल में वोल्टेज सेम है। I2 R2 को इधर ले आओ, E2 माइनस V, तो I2 हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। बस करना कुछ भी नहीं है, ये दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, I इज इक्वल टू, चलो I1 क्या होगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। सिंपल, I1 I2, क्यों I1 I2? क्योंकि पैरेलल में है, करंट डिवाइड होगा। चलो, अगर ये R1 को मैं देखूं तो ये दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर मैं सेपरेट कर लूं दोनों को तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। पिछला वाला क्या होगा, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ये सब I के बराबर है। सिंपल। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, E वाले दोनों टर्म्स एक साइड कर लो, ये V वाले उधर कर लो। लास्ट टाइम हमने I वाले एक तरफ किए थे, E वाले एक तरफ किए थे, ठीक है। चलो, मैं क्या कर रहा हूं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V में अगर कॉमन निकाल लूं माइनस V, तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2 था ना, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2, माइनस V कॉमन निकल गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वापिस अगर माइनस V को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2 मिल जाएगा। ये किसके बराबर, अच्छा ये टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है, उसको सब्जेक्ट बनाना है मुझे। ये पूरे टर्म को उठा के इधर लाओ, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये I इधर जाएगा तो माइनस I, सिंपल। ये माइनस वाला पूरा टर्म उठ के इधर आ गया, ये I वाला उधर चला गया, माइनस I हो गया, ये माइनस V वाला प्लस हो गया, ठीक है। ये पूरे को नीचे ले जाओ, यानी ये इसके नीचे भी जाएगा, ये पूरा एक टर्म है, और I के नीचे भी जाएगा। सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि इसको अभी थोड़ा सा देखो एक और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सामने ले जाते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर इसका मैं आंसर लेके आऊं तो ऊपर बनेगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2, तो मैं इसको लिख सकता हूं R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। चलो, इधर R2 को इधर मल्टीप्लाई करो, E1 R2, R1 को सामने करो, E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2 माइनस I। मैंने पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये E1 R2 प्लस E2 R1 अंदर आपस में मल्टीप्लीकेशन R1 R2, ठीक है। चलो, ये पूरे को उठा के इसके नीचे भी ले जाओ और इसके नीचे भी ले जाओ। चलो, क्या बनेगा, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2, ये ऊपर टर्म है, डिवाइड किससे करना है, इससे, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2, इससे डिवाइड करना है, माइनस I को किससे डिवाइड करना है, इससे ही करना है, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। दोनों के नीचे हमने ये पूरा टर्म ले लिया। अच्छा, अभी आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह यूज करनी है इधर। तो देखो अभी क्या होगा, तो ये R1 R2 दोनों के नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका R1 R2 ऊपर जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 रहेगा नीचे वाला, ठीक है, माइनस ये R1 R2 उधर ऊपर जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाय,
ये वाला आपका एक आंसर मिला है। अभी इसको क्या करेंगे, नाउ कंपेयर दिस विथ, लास्ट टाइम किया था हमने V इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। हमने पहले उसको V इक्वलेंट बोला था टोटल वोल्टेज, अभी ये टोटल को ही V हमने बोल दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपेयर करेंगे तो ये वाला टर्म क्या है, E इक्वलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये एक आंसर मिला। और R इक्वलेंट क्या है, R1 R2 डिवाइड बाय, देखो ये आंसर तो सबको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में आता है। सिंपल आपको करना क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस R2, I2, I1 को निकालो, I2 को निकालो, बस उसको यहाँ पे पुट करो। सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अभी इसका एक और मुझे सिंपल फॉर्मेट लेके आना है, ये तो आ गया। अभी मुझे एक और आंसर लेके आना है, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट का क्या होगा। चलो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। देखो आप देखोगे ना, दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब मैं सीधा स्टेप लिख रहा हूं, जब मैं ये दोनों को डिवाइड करूंगा तो नीचे वाला R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1। इसका क्या बचेगा, R1 R2, यानी ये वाला टर्म दोनों के डिनोमिनेटर में है तो रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा R1 R2। अच्छा सेपरेट कर लो, दोनों को सेपरेट कर लो, E1 R2 के डिवाइड में भी R1 R2, E2 R1 के डिवाइड में भी R1 R2, क्या कैंसिल होगा, R2, क्या कैंसिल होगा, R1। तो ये फाइनल आंसर आपको याद रखना है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये n नंबर ऑफ सेल्स तक वैलिड है, अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो अप टू En अपॉन Rn, ये चीज याद रखनी, ये रिलेशन याद रखना। वैसे R इक्वलेंट का ये आंसर तो है ही। अच्छा R इक्वलेंट का एक और आंसर होता है, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके ऊपर से ही ये आंसर आया है, आप लोग चेक कर लेना। वैसे ये याद रखने की जरूरत है नहीं, पर याद रखो तो अच्छा है, पुराने सिलेबस में है, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है, आपको थ्योरी लिखनी है यहाँ तक। तो 4 मार्क्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं इजीली, जैसा मैंने समझाया वो याद रखो। I1 निकालो, I2 निकालो, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, ई इक्वलेंट कंपेयर करना है, V इज इक्वल टू इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। V है टोटल, V टोटल, ई इक्वलेंट ये वाला, I तो है ही, R इक्वलेंट ये वाला, दोनों का रेशियो ले लो, फाइनल आंसर मिलेगा। यहां तक लिखोगे तो इजी 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी चैप्टर में। अभी एक थ्योरी बची है व्हिटस्टोन ब्रिज, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको खत्म करते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका व्हिटस्टोन ब्रिज। तो अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ तक जुड़े हो, मतलब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में, सब जगह शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा यही एक चैनल है जो आपके गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के वीडियोज़ अपलोड होते हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, कॉमेंट, लाइक करना मत भूलना। चलो लास्ट टॉपिक है व्हिटस्टोन ब्रिज। देखो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, सर्किट है। व्हिटस्टोन ब्रिज इज अ सर्किट दैट इज मेड ऑफ 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। 4 रेजिस्टर से मिलके बना है, R1, R2, R3, अच्छा यहाँ पे 2, R3, R4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 रेजिस्टर। हियर गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड एट वन आर्म विच इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ये दो एंड के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो ये आर्म को बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। और दूसरी साइड बैटरी इज कनेक्टेड एट वन आर्म विच इज कॉल्ड बैटरी आर्म। यहाँ दूसरी जो साइड है, ये दो पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो जिसको बोलेंगे बैटरी आर्म। ये दो पॉइंट के बीच गैल्वेनोमीटर, ये दो पॉइंट के बीच में बैटरी, ये गैल्वेनोमीटर आर्म, ये बैटरी आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि टोटल करंट निकलेगा बैटरी के अंदर से I यहां तक पहुंचा। ए पॉइंट आपका जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है जहां से करंट एंटर किया है तो एग्जिट भी करेगा। I एंटर कर रहा है, पर उसके पास अभी दो रास्ते हैं, थोड़ा सा जाएगा ऊपर, R1 में जा रहा है उसको I1 बोलेंगे, थोड़ा सा जा रहा है नीचे, R2 में जा रहा है उसको I2 बोलेंगे। अच्छा ये I1 यहां तक पहुंचा, अभी वापिस उसके पास दो रास्ते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, उसको बोल रहे हैं IG, तो बाकी का कितना बचेगा, तो मैं उसको नाम दे देता हूं I3 दे देता हूं, ठीक है। वैसे वो I3 को मुझे लिखना पड़ेगा I1 माइनस IG, पर मैं उसको I3 बोल देता हूं। ये IG नीचे आएगा इधर तक, IG
यहां से आएगा I2, दोनों मिलके वापस निकलेंगे, ये जंक्शन है, इसको बोल देते हैं I4, और ये 4 मिलके वापस बाहर निकलेगा I। देखो मैंने इसको I क्यों लिखा, क्योंकि बैटरी में से जितना करंट निकला है उतना घूम के वापस आना चाहिए। तो सिंपल कुछ नहीं करना, I1 I2 I3 I4 IG और करंट I, ठीक है। ये कंडीशन है कि इफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी IG 0 होगा, यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में ये करंट आपका 0 बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो I1 है वो पूरा का पूरा I3, कुछ भी नीचे नहीं जा रहा, और यहां से अगर कुछ नीचे नहीं जा रहा तो जो I2 है वो पूरा का पूरा I4। तो लिखेंगे इन दिस केस, ये केस में क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। 1 जो होगा 3 के बराबर, 1 3 के बराबर, 2 आपका 4 के बराबर। अच्छा अभी किरचॉफ रूल लगाएंगे, लूप रूल, किरचॉफ रूल लिखते हैं हम लोग, किरचॉफ्स रूल फॉर क्लोज्ड लूप। मैंने आपको बोला था क्लोज्ड लूप आपको समझना पड़ेगा, मैं पहला ये क्लोज्ड लूप ले रहा हूं, ABDA। चलो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, ABDA घूम के आना है, रेजिस्टर का है तो प्लस IR या फिर माइनस IR, बैटरी का है तो प्लस E या फिर माइनस E, ठीक है। चलो मैं A से B जा रहा हूं, बीच में आ रहा है एक रेजिस्टर जिसका करंट है I1, मेरा क्लोज लूप करंट की डायरेक्शन में है तो ये होगा I1 R1। चलो मैं यहां से नीचे जा रहा हूं, अभी इसका गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है पर यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, मैं लिखूंगा IGRG तो भी वो 0 होने वाला है क्योंकि यहां पे कोई करंट नहीं जा रहा। मैं इधर से इधर वापस आ रहा हूं, मैं D से E वापस आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं इधर, करंट जा रहा है नीचे, मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं, रेजिस्टर है R2, करंट है I2, यानी वोल्टेज I2 R2 तो होगा पर मैं ऑपोजिट जा रहा हूं तो माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। समझ आया, करंट के डायरेक्शन में गए तो प्लस I1 R1, यहां कोई करंट ही नहीं है, ऑपोजिट गए तो माइनस I2 R2। अच्छा मैं इसको लिख देता हूं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। चलो ऐसा ही एक क्लोज लूप मैं ले लेता हूं इधर, BDCB, इधर फॉर क्लोज लूप BDCB, फॉर क्लोज्ड लूप BDCB। चलिए B से चालू करो, D की तरफ जाओ, कोई भी वोल्टेज नहीं है क्योंकि करंट 0 है, इधर से इधर जाना है, R4 I4 करंट जा रहा है, I4 R4। अच्छा अभी जब आप ऊपर वापस B पे जाओगे तो आप करंट के ऑपोजिट में जा रहे हो, हमारा क्लोज लूप है BDCB, C से B की तरफ जाना है, उल्टा जाना है, करंट नीचे आ रहा है, तो ये I3 R3 तो होगा पर माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0, यानी I3 R3 को मैं बोल दूं एक तरफ, I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4, सिंपल। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, अभी सबको पता है कि 1 इज इक्वल टू 3 है, 2 इज इक्वल टू 4 है, तो मैं ये 4 की जगह 2 लिख देता हूं और 3 की जगह 1 लिख देता हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वैल्यूज ऑफ I3 एंड I4, I3 और I4 की वैल्यू लगाओ, तो I3 कितना होगा आपका I1 के बराबर, I1 R3 इज इक्वल टू 4 है आपका 2 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। बोलो क्लियर हुआ, इक्वेशन नंबर 1 और 3 का रेशियो ले लो, आंसर आ गया, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 3, I1 R1 लेफ्ट में भी डिवाइड होगा, डिवाइड बाय I1 R3, राइट में क्या होगा I2 R2 डिवाइड बाय क्या I2 R4, तो 1 1 कैंसल, 2 2 कैंसल, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, मैं क्या कर रहा हूं 2 को इधर ले आता हूं 4 को इधर ले लेता हूं, आंसर आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। ये हो गई आपकी थ्योरी खत्म, सिंपल। तो किरचॉफ रूल लगाने पर कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिसको अप्लाई करके ही आपको आंसर मिलेगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है 1/3 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल टू 3/4, यानी 1/2 इज इक्वल टू 3/4, या फिर 1/3 इज इक्वल टू 2/4, 1/3 इज इक्वल टू 2/4, यानी ऊपर नीचे का रेशियो या फिर साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो ही व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा खत्म। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।
और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।